हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला जाता है हाउ वुड यू कंक्लूड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस द थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल अरेंजमेंट टू अ बैटरी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसका आंसर मैंने यहाँ नोट कर दिया है। कह रहे हैं कि थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3 अगर पैरेलल में लगे हों, ठीक है, तो आप कैसे कंक्लूड करोगे कि आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट है, आप कैसे कंक्लूड करोगे कि पैरेलल में तीन लगे हुए रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम हमको पता है कि रजिस्टर्स तीन हो या तीन से ज़्यादा हो, कितने भी रजिस्टर्स हो, अगर हमने उनको पैरेलल में लगाया तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन बस मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, सभी बच्चों को पता भी होगा। थ्री रजिस्टर्स लेने हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है और उसके बाद एक वोल्ट मीटर लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 थ्री रजिस्टर्स पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। एक वोल्ट मीटर हमको लेके आना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी है पहले हमें ए और बी के क्रॉस कनेक्ट करके, ठीक। तीनों रजिस्टर्स लगे रहेंगे, तब आपने वोल्ट मीटर की हेल्प से पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, ठीक है। यानी कि ये पहला पॉइंट है। देखिए ज़रा यहाँ पर जो हमने नोट किया हुआ है, टेक थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3 एंड कनेक्ट देम इन पैरेलल टू मेक अ सर्किट, देन यूज अ वोल्ट मीटर टू टेक द रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ थ्री रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर किया। सपोज आया कितना, ये बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज 10 वोल्ट आया, कितना आया? 10 वोल्ट आया, ठीक है। उसके बाद ये बस मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब हमें क्या करना है? देखिए कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्टर R1 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, रजिस्टर R1 को रिमूव कर देंगे और रजिस्टर R1 को रिमूव करने के बाद आपके पास दो रजिस्टर्स बचेंगे, R2 और R3। फर्दर आप क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट मीटर बी की हेल्प से। फिर से रीडिंग लेंगे आप, फिर से रीडिंग कितनी आएगी? 10 वोल्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्टर R2 को रिमूव कर दोगे आप, ठीक है। तो जब आप रजिस्टर R2 को रिमूव कर दोगे तो अकेला बच जाएगा रजिस्टर R3। अब फिर से पॉइंट ए और बी के बीच में यानी कि रजिस्टर R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लोगे। फिर से रीडिंग कितनी आती है? 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट तो मैंने आपको बस एग्जांपल लेके समझाया है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, जो भी यहाँ पर बैटरी लगा होगा, जितने भी वोल्ट का है, सपोज यहाँ 10 वोल्ट का बैटरी लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 वोल्ट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है कि तीन रजिस्टर अगर हम पैरेलल में लें तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमने नोट लिखा हुआ है पॉइंट 2 में, नाउ रिमूव द रजिस्टर R1 एंड टेक द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग रजिस्टर कॉम्बिनेशन। फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा है, रिमूव द रजिस्टर R2, टेक द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग रजिस्टर R3, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन में क्या है, वोल्ट मीटर रीडिंग वॉज सेम इन ईच केस। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एग्जाम्पलर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। चाहो तो आप आई को कैपिटल्स में भी लिख सकते हो। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, आई स्क्वायर आर टी। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या वायर जो भी है। और टी इज द टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जितने टाइम के लिए करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। टाइम को सेकंड में लेना है, रेजिस्टेंस को ओम में और आई को लेना है एम्पियर में, ठीक है। यही क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। लेकिन ये कहता क्या है समझिए जरा। देखिए ये तीन बातें कहता है, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। कंडक्टर में या रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? करंट के स्क्वायर के। तो ये पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है। जिसको डिटेल में देखना है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर। ओके, किसी रजिस्टर में जो हीट फ्लो प्रोड्यूस होगी, रजिस्टर में हीट क्यों फ्लो प्रोड्यूस होती है? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं रजिस्टर में अंदर, तो अंदर के मटेरियल के एटम्स और आयन के साथ वो इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद हीट निकलती है। ओके, तो जो हीट निकलती है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रजिस्टर फॉर विच अ करंट फॉर अ गिवन करंट, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है? फॉर अ गिवन रजिस्टर, मतलब अगर हमने रजिस्टर क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। रजिस्टर कांस्टेंट रखा है मतलब ये हमने एक वायर लिया है,
ना इसकी लेंथ चेंज करी, ना क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज करोगे तो रजिस्टर चेंज नहीं होगा। तो ये वायर हमने फिक्स कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से चेक करिए, हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम भी फिक्स कर देते हैं, रेजिस्टेंस दोनों हमने इस बार फिक्स कर दिया। जब दो चीज़ें कांस्टेंट करोगे तो तीसरे पे कमेंट करोगे हमेशा, ठीक है। तो आर को फिक्स कर दिया, टाइम को फिक्स कर दिया, यानी कि सेम टाइम के लिए हमने करंट इसमें डाला, रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया, तो हम करंट को अगर 2 टाइम्स कर दें, कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4, हीट कितनी हो जाती है 4 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हमने रेजिस्टेंस चेंज नहीं किया, वही रजिस्टर है, उसी टाइम के लिए हमने उसमें हीट फ्लो कराई है, और हमने अगर करंट की वैल्यू 3 टाइम्स कर दी, कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो हीट 9 टाइम्स हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर चेंज नहीं करना है आपको, रजिस्टर कांस्टेंट रखना है और टाइम। आइए पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर या हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर फॉर अ गिवन करंट। फॉर अ गिवन करंट मीन्स व्हाट, इस बार आपको करंट कांस्टेंट रखना है, टाइम कांस्टेंट रखना है, मतलब एक दिए गए टाइम के लिए और दिए गए करंट के लिए करंट नहीं चेंज करना है, टाइम नहीं चेंज करना है, तो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। यानी कि अब आप 2 वायर ला सकते हो, सेम मटेरियल के 2 वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, और ये दूसरा वायर है, इसकी लेंथ 2L है। तो जिसकी लेंथ 2L है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस वायर, क्योंकि लेंथ 2 टाइम्स करने से रेजिस्टेंस 2 टाइम हो जाता है। तो आपने वायर की लेंथ को 2 टाइम करके रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक। अब रेजिस्टेंस अगर आपने बढ़ा दिया तो हीट भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स। तो वही बोल रहा है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस करते जाओगे आप तो H इज प्रोपोर्शनेट टू R। R का स्क्वायर नहीं है यहाँ, मतलब वहाँ पर क्या था, करंट 2 टाइम्स करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, हीट 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स करोगे तो हीट भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स करोगे तो हीट भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक। एंड अब थर्ड क्या करना है, थर्ड में देखिए करंट भी सेम रखो और रेजिस्टेंस भी सेम रखो, मतलब कि ना तो वायर चेंज करना है ना तो उसमें फ्लो करने वाला करंट चेंज करना है, बस आपको टाइम चेंज करना है, ठीक। मान लो आप पहले 100 सेकेंड्स, कितने 100 सेकेंड्स के लिए आपने करंट फ्लो कराया, करंट कुछ भी होगा, आई फिक्स कर दो उसको, रेजिस्टेंस को भी फिक्स कर दो, करंट और रेजिस्टेंस इस बार क्या है फिक्स है, ओके। अब टाइम वेरी करो, पहले 100 सेकेंड के लिए करंट फ्लो करवाओ, ओके, उसी रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो करवाओ, ना करंट चेंज करो ना रेजिस्टेंस 100 सेकेंड के लिए। तो हीट नोट कर लो, हीट का वैल्यू नोट कर लो जितना भी आ रहा है, ठीक है। अब टाइम को आप 200 सेकेंड कर दो, यानी कि अब सेम प्रैक्टिकल करो, कितनी देर के लिए 200 सेकेंड के लिए, सेम कंडक्टर में सेम रेजिस्टर में करंट को फ्लो कराओ 200 सेकेंड्स के लिए, यानी कि पहले टाइम का जस्ट 2 टाइम्स हो गया, 100 का 2 टाइम्स क्या होता है 200। अब टाइम आपने 2 टाइम कर दिया तो हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली, ओके। इसको एक्सपेरिमेंट से आप कैसे शो कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए। लेकिन इसके पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं। लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के एप्लीकेशन क्या है सबको पता है, बहुत ईजी है। 4 एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। ओवन में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक केटल में हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में। नोट कर लीजिए। हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, तो हेडिंग हमने लगाई है एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैं इससे पहले आपको समझा दूं हमको क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में। देखिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर क्यों बोला है मैंने, देखिए भाई अमाउंट ऑफ वाटर अगर फिक्स रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा फिक्स रहेगा। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स करके आपने आर को क्या कर दिया कॉन्स्टेंट कर दिया। अब आर अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक गर्म करो, अगर उसको हीट करो, ठीक है। सपोज चलिए मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर भी है, टेम्परेचर कह रहे हैं सॉरी, आपके पास थर्मामीटर भी है, और मान लो वाटर को आप बार बार ले जाते हो सपोज 90 डिग्री सेल्सियस तक, कितने तक 90 डिग्री सेल्सियस तक, ओके। तो रेजिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया, कैसे, अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स करके आपने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया, ओके। अब वेरिएशन होगा आई और टी में, वेरिएशन होगा आई और टी में। देखो जरा, सेम अमाउंट ऑफ हीट आपको देना है वाटर को, सेम अमाउंट ऑफ हीट देने का मतलब है, बात थोड़ा समझिए, बार बार मैं कह रहा हूँ वाटर आप 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाइए, कहाँ तक, उसका टेम्परेचर राइज करो कहाँ तक 90 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन कैसे करोगे समझो जरा बात। एक काम करो, आप एक इमर्जन रॉड लो, ठीक है, ये बकेट लिया और ये इमर्जन रॉड लिया, इमर्जन रॉड का प्लग यहाँ सॉकेट में लगा दिया, लेकिन सॉकेट में एक रेगुलेटर लगा होना चाहिए। सॉकेट में क्या लगाना चाहिए, रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करेगा, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ करंट। रेगुलेटर
अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक, तो सपोज ये देखिए, ये रेगुलेटर में ये पॉइंटर लगा हुआ है। अभी ये रेगुलेटर का पॉइंटर सपोज मिनिमम करंट पे, ये मिनिमम करंट है, और रेगुलेटर ऐसे घुमाओगे तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। तो एक काम करो, पहले आप करंट को मिनिमम कर दो, करंट को क्या कर दो, मिनिमम। ठीक, और वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक ले जाओ, सपोज में थर्मामीटर भी लगा हुआ है, इस बकेट में थर्मामीटर भी लगा हुआ है। टेम्परेचर बकेट के वाटर का टेम्परेचर कहाँ तक ले जाओ, 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ। सही है। तो आप क्या देखोगे, टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप क्या देखोगे, कम, जब करंट कम है, यानी कि ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का काम क्या है, ये करंट को क्या करेगा, अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा। ऐसे रेगुलेटर का नॉब जब घुमाओगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अभी नॉब नहीं घुमा, अभी हमने इसको मिनिमम करंट पे रखा है, कम से कम करंट इसको दे रहे हैं, जो भी होगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर, कम से कम करंट अभी हम इसको दे रहे हैं। तो करंट आपने जब कम किया, देखो रेजिस्टेंस तो है ही कांस्टेंट, ठीक है, करंट आपने जब कम किया तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। क्यों भाई, देखो ना, मान लो आपको आंसर लाना है, लेट अस से आपको आंसर लाना है 8, तो 8 लाना है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 8 कैसे होगा, अगर पहला नंबर छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर पहला नंबर बड़ा हो जाए तो दूसरा छोटा होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 8। तो I² और T का प्रोडक्ट कितना आना है, H भी फिक्स कर दिया हमने। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम उसको दे रहे हैं ना, क्योंकि उसको हम सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम, या इमर्जन रॉड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू कम है तो टाइम कैसा लगता है, ज़्यादा। अब दूसरे प्रैक्टिकल दूसरी बार हम क्या करेंगे, अभी देखिए करंट मिनिमम किया था, ठीक है, तो वाटर को 90 डिग्री तक पहुंचाने के लिए टाइम ज़्यादा लगा। सही है। अब एक काम करते हैं, इस सिस्टम को हटा देते हैं, इस बकेट में नया पानी भर लेते हैं, उतना ही पानी, ठीक है, और उतने ही टेम्परेचर का पानी। सपोज पानी का शुरुआती टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। अब फिर से सारा सिस्टम ऐसे ही लगाते हैं, यहाँ एक थर्मामीटर डालते हैं, और क्या करेंगे, अब रेगुलेटर को घुमाएंगे, लेकिन अब करंट की वैल्यू क्या करेंगे, बड़ी कर देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा। नॉब घुमाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब देखिए करंट की वैल्यू जब आप बढ़ा दोगे तो आप क्या देखोगे, 90 डिग्री सेल्सियस पहुँचने में पहले सपोज 25 मिनट लगते थे, कितने, 25, अब कम टाइम लगेगा। क्यों कम लगा, आई की वैल्यू आपने बढ़ा दी करंट की, तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए आपको। तो करंट का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हो तो करंट का वैल्यू बढ़ाने से हीट क्या करता है, बढ़ता है, तो समय को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कम टाइम में ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो कम टाइम में ही हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा, नहीं वाटर का टेम्परेचर वापस कितना पहुंच जाएगा, 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो आपने किया है क्या, कि आप एक बार करंट को कम रखते हो, फिर टाइम नोट करते हो कि 90 डिग्री आने में कितना टाइम लगा है, फिर आप करंट को ज़्यादा करते हो, फिर टाइम नोट करते हो, फिर टाइम कम लगता है। तो ये सेट आप बार बार रिपीट कर सकते हो। एक बार करंट कम रखो, फिर टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और जब करंट आप ज़्यादा रखोगे तो टाइम आपको कम लगेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है, कांस्टेंट। सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर हीट करने के लिए आप देख रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, जो कि हीट लॉ को क्या करता है, प्रूफ करता है। क्यों, क्योंकि हीट लॉ यही तो कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही तो कहता है क्या, कि I² R और T का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर इसमें से कोई भी दो चीज़ कांस्टेंट रखी या एक चीज़ कांस्टेंट रखी जाए तो दो चीज़ें वेरी करेंगी, एक को बढ़ाओगे दूसरी घटेगी, ठीक है, या दूसरे को बढ़ाओगे तो पहली घटेगी, या पहली घटी होगी तो दूसरी बढ़ेगी, इस तरीके से वाइस वर्सा, या ठीक है ना। तो ये चीज़ है, यहाँ रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा था, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेकर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था। देखिए यही कुछ थ्योरीज लिखी, कुछ खास इसमें था नहीं। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, टेक अ वाटर हीटिंग इमर्जन रॉड एंड कनेक्ट टू अ सॉकेट विच इज कनेक्टेड टू अ रेगुलेटर। ठीक है, तो आपको इमर्जन रॉड लेनी है, और बकेट में वाटर लेना है, उसमें थर्मामीटर लगाना है, और सॉकेट को कनेक्ट करना है कहाँ, ऐसी जगह जिस सॉकेट में क्या अवेलेबल हो, रेगुलेटर, और रेगुलेटर क्या करेगा, अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करेगा। फिर हमने देखी दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, कीप द पॉइंटर ऑफ द रेगुलेटर ऑन द मिनिमम काउंट, द टाइम टेकन बाय द इमर्जन रॉड टू हीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, एंड नोट टाइम टेकन बाय द इमर्जन रॉड टू हीट द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक, करंट को पहले मिनिमम रखिए, और वाटर को एक सर्टेन अमाउंट तक क्या करना है, हीट करना है। सर्टेन अमाउंट तक हीट करोगे, ये कैसे पता चलेगा, एक थर्मामीटर लगा लेना, उससे टेम्परेचर आपको पता चलेगा। 90 तक बार बार ले आओ, 90 फिक्स कर लोगी, मुझे 90 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। ओके, तो यहाँ पे आपने टाइम नोट किया, फिर क्या किया, इंक्रीज द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लेवल। अब क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, पॉइंटर को नेक्स्ट लेवल पे ले गया, करंट की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी। अब फिर से क्या किया, काउंट द टाइम टेकन बाय द इमर्जन रॉड टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम टेम्परेचर तक पहुँचाने के लिए फिर से टाइम नोट किया। और यहाँ अगर आप चाहो तो फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हो, क्या, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। ओके, बार बार पॉइंटर घुमा के आप अगेन अगेन कर सकते हो। अब मेन बात क्या है इसमें, ऑब्जर्वेशन देखिए क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, इट इज सीन दैट व्हेन
विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट की वैल्यू आप बढ़ा देते हो तो लेस टाइम लगता है, करंट की वैल्यू जब आप बढ़ा देते हो तो लेस टाइम लगता है क्या करने में, सेम अमाउंट ऑफ वाटर को सेम टेम्परेचर तक ले जाने के लिए। तो ये हमने लिखा इट इज सीन दैट विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो ये आपका आ गया, नोट कर लीजिए इसको। सीआरटी एग्जाम्पलर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। एक फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये सीरीज में एमीटर लगा हुआ है, फिर ये 8 ओम इस एमीटर के साथ तो सीरीज में बट आपस में कैसे हैं, पैरेलल है। और ये देखिए यहाँ पर पॉइंट डी है, ये सी है, सी और डी के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 2 रजिस्टर 8 ओम का। और यहाँ पर देखिए सीरीज में एक एमीटर लगा हुआ है, ये की है और ये सेल है 8 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, लेट अस से इस करंट की वैल्यू कितनी है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, यानी कि समझिए जरा बात को। देखिए ये जो आपके लगे हुए हैं, ये 2 8 ओम के जो लगे, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब 8 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट या इफेक्टिव, कुछ भी लिख सकते हो आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स इज इक्वल्स टू 1/r इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8। पैरेलल में कैसे फॉर्मूला चलता है, 1/r, r क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ से 1/r, r क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, 8 ओम और 8 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 और 8 का एलसीएम आएगा 8, 1 + 1 2, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, उसको भी, तो ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम, कितना आ गया, 4 ओम। यानी कि पहले का आंसर क्या आ गया कि 8 ओम कॉम्बिनेशन, ये जो 8 ओम के 2 कॉम्बिनेशन लगे हैं, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। यानी कि अगर हम चाहें तो एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना सकते हैं। कैसे, देखिए बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, ये 4 ओम है, सही है, ये पॉइंट ए है और यहाँ 8 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई प्लस माइनस, ये 8 वोल्ट, और ये है यहाँ पर एक की लगी हुई है, इसको एज इट इज लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एमीटर, और ये ऐसा, और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, सही है, ये प्लस माइनस। और डायग्राम में देखते हैं, ये नीचे वाले एमीटर में इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वही थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, क्यों, क्योंकि करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस, ऐसे चल रहा है ना करंट, बैटरी में प्लस से माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा मीटर में, यहाँ माइनस, फिर यहाँ जाएंगे तो ऐसे करके करंट चल रहा है, तो प्लस और माइनस, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, प्लस से माइनस, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, सही है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम क्या लगाएंगे, 4 ओम का। तो ये देखिए जरा, चाहे 8 ओम के 2 पैरेलल लगा दो, चाहे उसकी जगह 4 ओम का एक लगा दो, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया था, 4 ओम। तो ये एक बन गया हमारा। अब पार्ट बी देखते हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। अब ये जो 4 ओम है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए भाई सीधी सी बात है, यहाँ से जितना करंट निकल रहा होगा वही इसमें से होके जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये करंट का जाने का एक ही रास्ता है, जो ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा वही 4 ओम में से जाएगा। तो ये आई की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो बात हमारी बन जाएगी। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, I = IR। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालें, I = क्या हो जाएगा, V/R, ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ध्यान से चेक करिए, क्या यहाँ से आप करंट निकाल पाएंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि समझिए ये दोनों जो रजिस्टर हैं अब वो सीरीज में, ठीक, ये कहाँ से आया, इन दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया वो ये, और ये दोनों अब सीरीज में, यानी कि सीरीज में क्या होगा, 4 + 4 8 ओम हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करिए, अब इन दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे, 8 ओम लगाएंगे, और ये 8 वोल्ट की बैटरी वैसे ही लगा देंगे, ठीक। और ये एमीटर लगा हुआ है प्लस माइनस, ओके, और यहाँ भी एक एमीटर लगा हुआ है, ये देखिए प्लस माइनस। अब ध्यान से चेक करो, इस सर्किट में जो आप करंट निकालोगे I, V यहाँ पर 8 वोल्ट है अभी भी, ठीक है। इस सर्किट में जो आप I निकालोगे इस फॉर्मूले से, I = V कितना है, चेक करो, 8 वोल्ट है, V कितना है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, 8 ओम। तो यही सर्किट का करंट होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई,
1 एम्पियर आ गई। ठीक है, समझिए जरा बात को, क्यों मैंने इन दोनों को फिर से इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों निकाला, ये दोनों सीरीज में क्यों निकाला, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, 4 ओम का ये कोई बल्ब है, 4 ओम का ये, दोनों बल्ब मिल के करंट खींच रहे हैं, दोनों बल्ब मिल के करंट खींच रहे हैं ना, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले बनाओगे 8 ओम। अब जब इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा तो यहाँ से ओम्स लॉ लगाओगे, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन A, तो I इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है 8, तो I कितना आ गया 1 एम्पियर। अब वापस जाएंगे तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगा, वापस जाओ ना, I की वैल्यू कितनी आई 1 एम्पियर, तो यहाँ भी 1 एम्पियर आया, यानी कि 4 ओम में से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और जो यहाँ से 4 ओम में जाएगा वही इसमें से जाएगा, इसमें से जाने का मतलब है देखिए यहाँ से 4 ओम कह रहा हूँ सॉरी 4 एम्पियर करंट आ रहा है, 4 एम्पियर करंट आ रहा है, वही इस एमीटर से जाएगा और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल हैं, तो 2 एम्पियर इसमें जाएगा और 2 एम्पियर इसमें जाएगा, तो 2 एम्पियर इसमें जाएगा और 2 एम्पियर इसमें जाएगा, और वापस 2 + 2 यहाँ के वापस कितना हो जाएगा 4 एम्पियर अगेन, और यहाँ से जाएगा तो ये एमीटर भी 4 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा और ये एमीटर भी 4 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा, यानी कि दोनों एमीटर सेम रीडिंग दिखाएंगे। तो बहरहाल इतना लंबा कुछ नहीं, ये क्वेश्चन था हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर, तो 4 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर इन 4 एम्पियर, 4 ओम रजिस्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। देखो ये 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू I इंटू R। I यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, अभी भी निकाला, ओहो करंट 1 एम्पियर है यार, 4 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, करंट कितना है, यहाँ से जो करंट निकाला था, यहाँ से आ जाओ वापस 1 एम्पियर, तो यहाँ से ये फ्लो करेगा कितना 1 एम्पियर, यहाँ से फ्लो करेगा ये 1 एम्पियर, तो 4 ओम में से कितना जाएगा 1 एम्पियर, एमीटर में से भी कितना जाएगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर यहाँ पर आएगा 4 ओम में से भी 1 एम्पियर, यानी कि यहाँ से ध्यान से देखो जरा, ये आ रहा था 1 एम्पियर, ठीक, यहाँ गया, ये एमीटर भी कितना दिखाएगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर यहाँ आएगा, 1 एम्पियर आधा, हाफ एम्पियर यहाँ चला जाएगा, तो हाफ एम्पियर यानी कि 0.5 एम्पियर इसमें चला जाएगा और हाफ एम्पियर इसमें चला जाएगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है सेम है, रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो करंट हाफ हो जाता है, 1 एम्पियर आया था, आधा हाफ इसमें और हाफ प्लस हाफ वापस फुल 1 एम्पियर, तो ये एमीटर कितना दिखाएगा 1 एम्पियर, यानी कि ये भी 1 एम्पियर दिखाएगा और ये भी 1 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा, ठीक। तो थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं V से, V इक्वल्स टू IR, यानी कि इस रजिस्टर्स में से कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो I की वैल्यू 1 इंटू इस रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है 4, तो 4 × 1 = 4 वोल्ट, ठीक है, तो थर्ड का आंसर कितना आ गया 4 वोल्ट्स, यानी कि 4 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट है। उसके बाद पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर, सब कुछ 4 ओम के लिए पूछा भाई, यहाँ पे कितना पावर डिसिपेट होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R, ठीक, तो I दिया हुआ है, दिया नहीं हमने निकाला है, इस 4 ओम के रजिस्टर में से कितना करंट जा रहा है 1, तो I की जगह 1 का स्क्वायर इंटू R रेजिस्टेंस का कितना है R है, R का मतलब 4 ओम है, ठीक, 4 × 1 का स्क्वायर 1, 4 × 4, तो 4 वॉट, 4 वॉट्स पावर कितनी आ गई, 4 ओम रजिस्टर में पावर कितनी डिसिपेट होगी 4 वॉट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ एनी, क्या इन दोनों एमीटर की रीडिंग में कोई डिफरेंस होगा, जवाब है नहीं। चेक करो, यहाँ से जितना करंट एंटर करेगा 1 एम्पियर, यहाँ जाके हाफ और हाफ हो जाएगा, और यहाँ से वापस 1 एम्पियर ही करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रॉन का ऐसा तो नहीं है ना, बीच में 10 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे या 1 लाख इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये एमीटर भी जो रीडिंग दिखाएगा वही एमीटर, ये वही रीडिंग ये एमीटर भी दिखाएगा, तो ये भी 1 एम्पियर शो करेगा और ये भी 1 एम्पियर। तो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, आंसर इज नो, देयर इज नो डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, बोथ द एमीटर विल शो 1 एम्पियर करंट रीडिंग। ओके, नोट कर लीजिए इसको।